नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग विज्ञान टॉप 30 प्रश्नों पे, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सभी पेपरों के लिए, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, यस टेट हो, किसी भी प्रश्न, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही लाइव आया जाए आप लोगों के समझ एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। शेयर करिए और चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से, ठीक है। तो 2 मिनट 2 सेकंड का टाइम लेके एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, ठीक है। शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, पहले से ही शुरू हो गया कि जीव विज्ञान का पिता, यानी यहाँ पे बायोलॉजी के फादर, यानी बायोलॉजी ऑफ फादर किसे कहा जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन, दूसरा कह रहा है कि लिनियस, तीसरा कह रहा है यहाँ पे कि अरस्तु, चौथा कह रहा है कि मेंडल, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग कक्षा 6 से पढ़ते हुए 12 तक पढ़े हैं, ठीक है। तो गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तीसरे के साथ जाएगा राइट आंसर हमारा। जान लेते हैं ये कौन थे, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जो थे ये अरस्तु यूनानी थे, ठीक है। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे, ठीक है। इनके इनके जो गुरु थे उनका नाम था प्लेटो, ठीक है। प्लेटो था इनके गुरु का नाम। और ये जो थे अरस्तु, ये सिकंदर, ठीक है, सिकंदर के सिकंदर के गुरु थे, ठीक है। और अरस्तु जो थे ये प्लेटो के शिष्य थे और अरस्तु जो थे सिकंदर के गुरु थे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा तीसरे के साथ जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है जीवन का भौतिक आधार है, यानी जीवन का जो भौतिक आधार है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि जीन, दूसरा कह रहा है कि कोशिका, तीसरा कह रहा है कि माइक्रोकांडिया और चौथा कह रहा है कि जीव द्रव। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पे पहला होगा जीन, दूसरा होगा कोशिका, तीसरा होगा माइक्रोकांडिया, चौथा होगा जीव द्रव। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा जाएगा भौतिक आधार है जीवन का, ये चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। जीव द्रव्य, ठीक है। इसी के अंतर्गत माइक्रोकांडिया आएगा, कोशिका भी आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जीन भी आएगा, ठीक है। तो जीव द्रव्य के अंतर्गत ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। क्या होता है, कोशिका और जीन, माइक्रोकांडिया सभी जीव द्रव्य के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जीव द्रव्य की खोज जो थी यहाँ पे डुजार्डिन ने किया था। किसने किया था जीव द्रव्य की खोज, यहाँ पे बता दें आप लोगों को, लिख लीजिएगा यहाँ पे डुजार्डिन, ठीक है। डुजार्डिन ने किया था, ठीक है। और इसे कब किया था, 1837 में किया था, ठीक है। इसका निर्माण कब किया था, खोज कब किया था, 1837 में किया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में, देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये कह रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। यहाँ पे कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो जल्दी से बताइए। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए स्लाइडेन ने किया था, या फिर रॉबर्ट हुक ने किया था, या फिर स्वान ने किया था, या फिर डार्विन ने किया था। तो जल्दी से इसका तीसरे का राइट आंसर बताइए। पहला हमारा होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा हमारा तीसरे का राइट आंसर बताइए। तो तीसरे का राइट आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो तीसरे का जो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। इसकी खोज कब की थी रॉबर्ट हुक ने, ये भी जान लेते हैं। 1665 में किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में इसका खोज किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि कोशिका शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि माइक्रोकांडिया, दूसरा कह रहा है कि लाइसोसोम कह रहा है, तीसरा केंद्रक और चौथा कह रहा है कि कोशिका द्रव्य। तो राइट आंसर चौथे का बताइए हमारा कौन सा होगा हमारा यहाँ पे। तो चौथे का जो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए। पहले पे जाएगा, दूसरे पे, तीसरे पे या चौथे पे, कौन सा आंसर जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। कमेंट जल्दी से करिए अपना आप लोग कमेंट बॉक्स में, और एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक संख्या बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है। आज के जो टॉप 30 प्रश्न हैं इसमें से आप लोगों को 10 प्रश्न तो मिलेंगे, चाहे जीव
किसी भी प्रश्न में, किसी भी एग्जाम में हो, ठीक है। 10 नंबर या तो 7 नंबर आप लोगों के पक्के हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा पहले के साथ, ठीक है। पहले के साथ जाएगा, क्यों जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। जीवाणु एवं नील हरित को छोड़कर, यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो जीवाणु हैं या फिर जो नील हरित हैं, ठीक है, नील हरित को छोड़कर सभी सजीव पादप, यानी जो जितने भी जीवित पादप हैं, ठीक है, जीवित पादप हैं जो माइक्रोकोन्टिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे पादप जो होते हैं, यहाँ पे सजीव पादप जो होते हैं उसे माइक्रोकांडिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शक्ति का केंद्र जो होगा माइक्रोकांडिया होगा, ठीक है। तो ना ही हमारा लाइसोसोम होगा, ना ही केंद्रक होगा, ना ही यहाँ पे कोशिका द्रव होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करता है, यानी कौन से कह रहा है कि कौन सी रचना है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है, यानी अलग करती है, यानी पहचान कराती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका भित्ति, दूसरा कह रहा है कि पर्णहरित, तीसरा कह रहा है कि सेंट्रिओल, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि ये सभी। तो ठीक है, राइट आंसर जल्दी से बताइए यहाँ पे कौन सा होगा हमारा 5वें का। तो 5वें का राइट आंसर जो जाएगा, ये सभी कराते हैं, ठीक है, सभी कराते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है अलग होती है, पर्णहरित जो होती है अलग होती है, सेंट्रोम जो होती है अलग होती है। इस आधार पे हमारा चौथा जो ये सभी हैं विभेदीकरण, यानी पादपा और पादप कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका की रचना से जंतुओं को अलग विभेदित करती है, ठीक है, यानी उनकी पहचान कराती है, ठीक है। ये सभी होंगे, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए 6वें पे पहुँचते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए छठा ये कह रहा है कि किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया यहाँ पे। कह रहा है कि आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है, कोशिका अंग को कहा जाता है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है, पहला कह रहा है राइबोसोम, दूसरा कह रहा है कि लाइसोसोम, तीसरा कह रहा है रिक्तिका, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि सेंट्रोसोम, ठीक है। तो राइट आंसर छठे का आप लोग जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर कौन सा होगा हमारा। तो छठे का राइट आंसर किस पे जा रहे हैं आप लोग जल्दी से बताइए, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर चौथे पे। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम के साथ, ठीक है, लाइसोसोम के साथ हमारा जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पे, ठीक है। देख लेते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यह प्रश्न तो बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डीएनए का द्विगुणिक कुंडली, यहाँ पे कह रहा है कि कुंडली का पता किसने कहा लगाया था, यानी डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, ठीक है। अब कहेंगे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म DNA, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबोज होता है, और यहाँ पे एन का जो होता है न्यूक्लिक होता है, ठीक है, न्यूक्लिक होता है, और यहाँ पे एन का जो होता है डीएनए, ठीक है। यहाँ पे ए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, अम्ल, ठीक है, डीएनए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा डीएनए का डीआक्सी राइबोज और न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द्विगुणी कुंडली का पता किसने लगाया था, वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। यहाँ पे कह रहा है कि स्लाइडेन एवं स्वान ने। यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पे चौथा कह रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंटल ने, ठीक है। तो 7वें का आंसर बताइए, 7वें का आंसर कौन सा होगा हमारा। तो यहाँ पे 7वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर जो पहले के साथ जाएगा, ये वाटसन एवं क्रिक ने इसका खोज कब किया था। तो इसका खोज जो इन्होंने किया था 1869 में किया था, ठीक है, 1869 में, याद रखिएगा 1869 में इन्होंने ही डीएनए की द्विगुणिक कुंडली का पता लगाया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहुंचते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे 8वां प्रश्न ये कह रहा है कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, ठीक है। तो इसका पहला कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण, यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि कोशिका शोषण, यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि कोशिका परिवहन, और यहाँ पे कह रहा है कि अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना चौथा, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म जल्दी से आप लोगों को बता ही दिया है, डीऑक्सोराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए 8वें का फुल फॉर्म, सॉरी 8वें का डीएनए का कार्य क्या होता है, प्रमुख कार्य प्रोटीन होता है, या फिर कोशिका होता है, या फिर कोशिका ही प्रवीण होता है, या फिर अनुवंशिकता क्रियाओं का संचालन होता है, ठीक है। तो 8वें का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो 8वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। जो डीएनए होता है ये माता पिता, उनके दादा दादी या फिर नाना नानी इनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। इनकी संरचना इस प्रकार होती है, ठीक है।
इनकी संरचना इस प्रकार होती है, ठीक है। तो इनकी संरचना यही डीएनए का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनके गुण जो होते हैं माता पिता से उनके बच्चों में आने शुरू होते हैं, लक्षण प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, नई कोशिकाओं और जीवों को उत्पन्न करने की कि जिस जेनेटिक जानकारी को स्टोर करता है और स्थानांतर करता है, यानी ठीक है, यानी जो नई जानकारी है उसको स्टोर करता है और क्या करता है, जो स्टोरेज हो जाती है तो उसको अगले पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर चौथा हमारा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि आरएनए, ठीक है, आरएनए पाया जाता है किसमें पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है, माइक्रोकांडिया में पाया जाता है, या फिर कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, या फिर राइबोसोम में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए 9वें का कौन सा होगा हमारा, कि आरएनए पाया जाता है किसमें पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है, माइक्रोकांडिया में, या फिर कोशिका भी द्रव्य में पाया जाता है, या फिर राइबोसोम में। तो राइट इसका आंसर जो जाएगा, राइट हमारा जाएगा 9वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे कोशिका द्रव्य में जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे कोशिका द्रव्य में जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यही होगा, लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, ठीक है। 10वें प्रश्न पे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए 10वां हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है, आनुवंशिकता के पिता किसे कहा जाता है, लेमार्क को कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है, या फिर अरस्तु को। तो इसका आंसर बताइए 10वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे जो मेंडल है इन्होंने ही, ठीक है, आनुवंशिकता के गुण का पता लगाया था, ठीक है। एक 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 द्रव्य से या फिर एक एक स्थान से दूसरे स्थान, या फिर कह सकते हैं माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतर होना आनुवंशिकता का लक्षण पाया जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंटन ने ही इससे बताया था, ठीक है। इनको पिता कहा जाता है आनुवंशिकता का। तो ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती हैं, 47 होते हैं, या फिर 56 होते हैं, या फिर 57 होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जल्दी से बताइए कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे पहला होगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा हमारा पहला होगा, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, ये जो 46 होते हैं, ठीक है, 46 होते हैं, इसमें क्या होता है 23-23 के जोड़े में होता है, ठीक है, 23-23 के जोड़े में होता है, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहले में जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं हमारा 12वां क्या कह रहा है, ठीक है। 12वां हमें जानना बहुत ही ज़्यादा, मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिकता रोग से कौन कौन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक यहाँ पे रोग हैं वो कौन से हैं। पहला कह रहा है कि वर्णांधता, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कह रहा है पहला कह रहा है कि वर्णांधता, दूसरा कह रहा है हीमोफीलिया, तीसरा कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम, और चौथा कह रहा है कि सभी। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए कि होगा क्या, ठीक है। मनुष्यों में क्या कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, आनुवंशिकता से कौन कौन रोग हो सकते हैं। यानी आनुवंशिकता का कहने का मतलब है कि अगर उनके किसी पूर्वज में वो रोग हैं तो उनमें जो रोग हैं वो उनके बच्चों में जो उत्पन्न है, ठीक है, उनमें भी वो लक्षण पाए जा सकते हैं, तो ठीक है। इसमें कौन कौन सा हमारा रोग आनुवंशिकता रोग हो सकता है, यानी आ सकता है, ठीक है। तो पहला करा कि वर्णांधता, दूसरा करा कि हीमोफीलिया, तीसरा करा कि टर्नल सिंड्रोम, और चौथा करा कि ये सभी। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ 12वां का, यहाँ पे राइट आंसर ये सभी हो गए। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या होता है वर्णांधता, क्या होता है। इसमें कुछ रंगों की भेद करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, ठीक है। जो बालक होता है, ठीक है, बालक होता है उसमें क्या होता है कि कुछ जो रंग है उस रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है। कुछ रंग जो होते हैं, सभी रंग नहीं, कुछ रंग उसकी पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है। और यहाँ पे हीमोफीलिया जो होता है, रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं बनता है, ठीक है। रक्त का जो थक्का होता है, थक्का जो होती है, ये थक्का इसका नहीं बन पाता, ठीक है। यानी ब्लड जो होता है हमारे, जो रक्त का थक्का ये जल्दी यानी कट जाए या घाव चोट लग जाते, ठीक है, वो जो जम जाता है, ठीक है, तो रक्त का थक्का न बन पाता, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, रक्त बहते ही चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है हमारा कि टर्नर सिंड्रोम, ये क्या होता है, कलाई या तंत्रिका का दब जाना, ठीक है। कलाई में जो होता है, कलाई में, ठीक है, कलाई में याद रखिएगा, कलाई में होता है, या फिर कहीं कोई ऐसा नस होता है जो दब जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि नस दब जाने के कारण एक जो आपके हाथों में हमेशा झुंझुनाहट होती है, ठीक है, टर्नल सिंड्रोम के कारण होती है, ठीक है। टर्नल सिंड्रोम के कारण ही आपकी जो कलाई में जो नस है वो दब जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक तरफ से आप सोते हैं तो हाथ की नस जो होती है दब जाती है, तो वहाँ पे झंझनाहट होने लगती है, ठीक है। यही कारण होती है कि अगर ये अधिक देरी तक
रुक जाए, ठीक है, वो नस दबी रह जाए तो आपके हाथों पैरों में क्या होता है, या फिर व्यक्ति के हाथों पैरों में एक लकवा मार देता है, ठीक है, उसमें ब्लड नहीं सर्कुलेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न में देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या कर रहा है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये 10 में भी है, 11 में भी है, 12 में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि ये राइट आंसर क्या होगा, लड़का पैदा होता है, ठीक है। जब कौन कौन से गुण मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। यहाँ पे कह रहा है यक्स यक्स गुण मिलते हैं, यक्स वाई वाई गुण मिलते हैं, या फिर यक्स वाई गुण सूत्र मिलते हैं, या फिर यक्स यक्स यक्स, यानी यहाँ पे ट्रिपल एक्स दिया है, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। ये वेब कॉम से आ गया, ठीक है, ये हमारा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 बचते हैं, 3 में से आप बता सकते हैं कि तीनों में से हमारा 13वें का राइट आंसर कौन सा होगा। तो 13वें का राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे लड़का होता है। हमारा यहाँ पे जो होता है 13वां हमारा होता है यक्स वाई, ठीक है। यक्स वाई गुण मिलता है तो लड़का होता है, ठीक है, लड़का होता है। अगर यहाँ पे वाई एक्स मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे यक्स यक्स अगर मिल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा यहाँ पे लड़की होती है, ठीक है, लड़की, ठीक है, लड़की होती है, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे 14वां ये कर रहा है कि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण में दिखाई देते हैं, ठीक है। जो हीमोफीलिया के जो रोगी हैं व्यक्ति जो है उसमें वो लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना नहीं होता है, यहाँ पे कह रहा है रक्त बनता ही नहीं। यहाँ पे चौथा कह रहा है कि रक्त में श्वेत कण मृत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 14वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दूसरे में जाएगा, ठीक है, दूसरे में, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है, ठीक है, रक्त का बहाना बंद नहीं होना, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये शरीर में नीले निशान बन जाते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, शरीर में नीले निशान बन जाते हैं और आँखों में आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी कोई व्यक्ति होता है जो उसकी आँखों में से ब्लड आने लगता है, ठीक है, खून आने लगता है, ठीक है, नाक से भी अचानक खून आ जाता है, ठीक है। तो यही कारण है, ठीक है, हीमोफीलिया के कारण ही आँखों में से ब्लड आ जाना। और ब्लड आँखों में से कैसा आता है, गुलाबी कलर का आता है, ठीक है, कैसा आता है, गुलाबी कलर का, ठीक है, गुलाबी कलर का खून आने लगता है और अचानक ही नाकों में से भी रक्त बहने लगता है, ठीक है। तो यही राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 14वां जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। इसकी आप लोगों को रोग भी बता दिए कि रोग की पहचान क्या है, आंखों से खून आना, ठीक है, और नाक से अचानक ही ब्लड आने लगना, ठीक है। तो यही राइट आंसर होगा हमारा दूसरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे, ठीक है। 15वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है कि जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई, ऊपर ही बता दिया, ये राइट आंसर कह रहा है। दूसरा कह रहा है ये आनुवंशिकता की इकाई है, ये भी सही है। जीन जो होता है स्थानांतर का गुण होता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है ये गुणसूत्र की उपस्थिति यक्स वाई, ठीक है, यक्स भी होता है, वाई भी होता है, ठीक है, इसकी भी पहचान करता है। तो इस आधार पर हमारा यहाँ पे चौथा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जिन के बारे में कौन सा सही है, तो राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे उपयुक्त सभी, ठीक है। तो एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, एक बार फिर कह रहे हैं कि एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ठीक है, शेयर कर दीजिए। और जितने लोग हैं कम से कम उतने ही लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, ठीक है। पता है आप लोगों की संख्या तो बढ़ेगी नहीं, इतनी ही रहेगी, लेकिन फिर भी कह देते हैं लाइक कर दीजिए और ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हमारा कहना फ़र्ज है, ठीक है। चलिए आप लोगों की मांग थी कि विज्ञान के क्वेश्चन करा दिए जाएँ, तो करिए आप लोग, देखते हैं कितना टारगेट आप लोग करते हैं। कम से कम आप लोग को 25 तो करना ही है 30 में से, ठीक है, 30 में से यहाँ पे 25 करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 16वां करा है कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने दिया था, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने दिया था। पहला कह रहा है कि जगदीश चंद्र बोस ने दिया था, यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि वाटसन ने, तीसरा कह रहा है कि हरगोविंद खुराना ने, चौथा कह रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, ठीक है। 16वें का आंसर बताइए हमारा। 16वें का जो आंसर होगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे ना ही हमारा चौथा होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही यहाँ पे पहला होगा, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। और बता दें हरविंद खुराना ने इसकी खोज कब की थी, ठीक है, इसकी जो कृत्रिम संश्लेषण की किसने किया था, तो इसे कब प्रयोग किया था, तो 1972 में किया था। याद रखिएगा 1972 में ही इसका प्रयोग किया था सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण का, ठीक है। किसने किया था, हरविंद खुराना ने किया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न पे। 17वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। और कृत्रिम यहाँ पे करा है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन
का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कृत्रिम चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या है। यहाँ पे दूसरा पहला कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन, दूसरा लैमार्क, तीसरा अरस्तु, चौथा कह रहा है कि अरविंद खुराना। ठीक है, तो यहाँ पे 17वें के आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा 17वें के आंसर। तो 17वें सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जो प्रकृति का चयन सिद्धांत प्रतिपादक कौन था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि जो जिराफ होता है, ठीक है, उसकी गर्दन कैसे लंबी हो गई। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने ही बताया था। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ। यहाँ पे प्रकृति चयन का तात्पर्य ये है कि एक गुण दूसरे में स्वतः ही आ जाते हैं। ठीक है, स्वतः ही आ जाते हैं, इनका कहने का तात्पर्य यही था चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब चूहे में प्रयोग किया, उसकी पूंछ काट के उससे जो बच्चे उत्पन्न हुए उस पर प्रयोग किया गया, तो वो उसके गुण नहीं स्थानांतर हुए। ठीक है, तो भाई इनके जो कुछ इनके फैक्ट थे, यानी इनके जो सिद्धांत थे, उसे गलत भी ठहरा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला आंसर राइट होगा 17वें का। चलिए देख लेते हैं अगला हमारा 18वां क्या कह रहा है। देखिए 18वां कह रहा है कि आनुवंशिकता संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था। तो सभी लोगों को पता है, हमेशा पता है, आप लोगों को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मटर पे किया था, डहलिया पे किया था, सरसों पे किया था, या फिर गेहूं पे किया था। ठीक है, तो 18वें का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसे आगे बढ़ने, इसमें किसी के तात्पर्य करने से कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहला ही हमारा राइट होगा। यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंटल ने मटर पे प्रयोग किया था। ठीक है, तो मटर का पौधा लिया था, उस पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 19वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 19वां प्रश्न ये कह रहा है, देखिए इसे आप लोगों के इसे करने के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है, 5 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, किसका पहले आता है उत्तर। ठीक है, कह रहा है कि एक वर्णांधन व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं कर पाता। ठीक है, यानी कह रहा है कि एक वर्णांध जो व्यक्ति है वो किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, आप लोगों को ऊपर ही रंगों की जो प्रकार बताए थे कि व्यक्ति में कौन से रोग होते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता के कारण, उसमें हमने बता दिया था। और यहाँ पे 19वां कह रहा है कि वर्णांधर व्यक्ति में किस प्रकार की पहचान नहीं होती है। ठीक है, रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, लाल पीला, हरा नीला, हरा पीला, या फिर लाल नीला, या फिर यहाँ पे लाल हरा। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए 19वें का हमारा कौन सा होगा। तो 19वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे जल्दी से बताइए, 5 सेकेंड का टाइम है। 5 सेकंड में आप लोगों को इसको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं किसका सबसे पहले आता है, कमेंट बॉक्स में हम तुरंत आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे देखिए पहला होगा लाल पीला, दूसरा हरा पीला, तीसरा करा कि लाल नीला, चौथा करा कि लाल हरा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाल और हरा रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये वर्णांता कुछ रंगों की जो पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस वर्णांता रोग के कारण ही लाल और हरे रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न पे। ठीक है, देखते हैं 20वां प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। किस संघ के जंतु की जीव द्रव्य के स्तन स्तन पर गठित जंतु कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि किस संघ जंतु को जीव द्रव्य, ठीक है, के स्तन स्तर, ठीक है, स्तन नहीं स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला करा है प्रोटोजोआ, दूसरा करा है कि पोरिफेरा, और तीसरा करा है कि सिलेट्रेटा, और यहाँ पे चौथा करा है कि आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए, किस संघ के जंतु को जीव द्रव्य के स्तर पर संगठित जंतु कहा जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य के स्तर पे किस स्तर पे गठित जंतु कहा जाता है। पहला करा है कि प्रोटोजोआ है, दूसरा करा है कि पोरिफेरा है, और यहाँ पे तीसरा करा है कि सिलेटेटा है, और चौथा करा है कि आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारा 20वें के साथ जाएगा पहला जाएगा। ठीक है, 20वें के साथ प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के साथ हमारा यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 21वें प्रश्न पे। ठीक है, देख लेते हैं 21वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए 21वां ये करा कि एक कोशिका जंतु अमीबा अमीबा एवं यूंग्लिना, ठीक है, यूंग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, पहला कह रहा है कि पोरिफेरा, दूसरा सिलेंट्रवा, और यहाँ पे कह रहा है कि एम्फीबिया। ठीक है, और यहाँ पे चौथा करा है प्रोटोजोआ। किसके अंतर्गत रखा जाता है अमीबा को। ठीक है, तो यहाँ पे वो किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, किस जंतु कोशिका जंतु अमीबा को किस किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है। तो पहले के साथ रखा जाता है, दूसरे, तीसरे, या फिर चौथे। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका क्या होगा हमारा। तो राइट आंसर जो 21वें का हमारा जाएगा यहाँ पे प्रोटोजोआ। ठीक है, ऊपर ही आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ के साथ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न पे। देखते हैं 22वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मेढक के शोषण किस अंग द्वारा लेता है। ठीक है, मेढक जो होता है शोषण किस अंग के द्वारा लेता है। त्वचा के द्वारा लेता है, क्लोमों के द्वारा लेता है, फेफड़ा के द्वारा लेता है, ठीक है, या फिर इन तीनों के द्वारा लेता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। ठीक है,
तो राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका क्या होगा 22वें का हमारा कि मेढक जो होता है श्वसन अंग द्वारा लेता है श्वसन, ठीक है। श्वसन किस अंग के द्वारा लेता है? पहला त्वचा के द्वारा, क्लोमों के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा या फिर इन तीनों के द्वारा। तो राइट आंसर जो जाएगा जल्दी से बताइए किस पे जा रहे हैं, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, किस पे जा रहे हैं आप लोग? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीनों के साथ लेते हैं, ठीक है। फेफड़ों के द्वारा भी लेते हैं, अगर बाहर अगर मेढक है तो फेफड़ों के द्वारा लेता है, ठीक है। अगर क्लोमायन नाकों के द्वारा भी लेता है, जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा भी लेता है। और त्वचा अगर मिट्टी के अंदर है, ठीक है, पानी के अंदर है तो वो किसके द्वारा लेता है? नहीं, क्लोमा जो होता है हाँ ठीक है, त्वचा जो होता है मिट्टी के अंदर रहता है तब त्वचे के द्वारा लेता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीनों होगा, ठीक है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा तीनों के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, वास्तविक मछली कौन सी है? वास्तविक मछली कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार फिश का नाम दिया है, ब्रिटल स्टार का दिया है, तीसरा का रहा है कि हिप्पोकैम्पस और चौथा का रहा है कि सी कंकबर, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए यहाँ पे हमारा 23वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक मछली की बात किया है, ठीक है। वास्तविक मछली कौन सी है? स्टार फिश है, ब्रिटल है या फिर करा है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे हिप्पोकैम्पस, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। राइट आंसर हमारा इसी के साथ तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 24वें प्रश्न पे, ठीक है। देखिए ये क्या करा है कि मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक किस वर्ग का जंतु है? पहला करा के आस्टिकिथीज, दूसरा करा के एम्फीबिया और यहाँ पे तीसरा करा के सरीसृप का और यहाँ पे चौथा करा है कंडिकथीज, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए मेढक किस वर्ग का जंतु है? पहला है, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग, मेढक किस वर्ग का जंतु है, ठीक है। यहाँ पे जल्दी बताइए कि हमारा 24वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो 24वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, एम्फीबिया वर्ग के जंतु का मेढक जंतु है, ठीक है। इसके वर्ग का जंतु है, ठीक है, मेढक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 25वें प्रश्न पे, देखते हैं 25वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए 25वां ये कह रहा है हमारा कि स्तनियों, ठीक है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ में होता है, ठीक है। स्तनियों का जो कोष्ठ है वो हृदय का कितने कोष्ठ में होता है? पहला कह रहा है 2, 3, 4, 5, कितने में होता है? स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए 5 कोष्ठ में होता है, 4 कोष्ठ में होता है, 3 कोष्ठ में होता है या फिर 2 कोष्ठ में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए हमारा, जल्दी से बताइए हमारा इसका आंसर क्या होगा। हृदय जो होता है क्या करता है? रक्त को पंपित करता है, ठीक है। रक्त को क्या करता है? पंपिंग करता है, ठीक है, पंपिंग करता है, ठीक है। और इसके जो होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। 2 ऊपर से आते हैं, 2 नीचे से आते हैं, ठीक है। तो यही इसका कार्य होता है पंपिंग करना, हृदय कोष्ठ का कार्य होता है पंपिंग करना। और इसके जो कोष्ठ होते हैं, ठीक है, ये 4 होते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे 4 के साथ जाएगा, ठीक है, तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 26वें प्रश्न पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है, ठीक है। स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी जो वर्ग है इसमें रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? पहला यहाँ पे कह रहा है कि भैंस में, बकरी में, मनुष्य में या फिर व्हेल में। तो जल्दी से बताइए कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? भैंस में पाया जाता है, बकरी में पाया जाता है, मनुष्य में या फिर व्हेल में? तो इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए 26वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो 26वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा बकरी के साथ जाएगा, याद रखिएगा बकरी के साथ जाएगा। इसका क्या होता है? स्तनधारी भी है बकरी, ठीक है, और इसके रक्त का सबसे अधिक तापमान इसी जंतु में पाया जाता है, ठीक है। कभी देखे होंगे जब बकरी को काटा जाता है, ठीक है, बकरी को जब काटा जाता है इसका ब्लड जो होता है बहुत ही जल्दी थक्का बन जाता है, ठीक है। आप कभी देखिएगा जल्दी थक्का बन जाता है, ठीक है, इसके ब्लड में, ठीक है। और रक्त में सबसे अधिक तापमान भी पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है? जल्दी जम जाता है और जल्दी गर्म भी होता है, कभी छू के देखिएगा इन्हें, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है, बकरी के साथ, ठीक है। चलिए तीसरे यहाँ पे 27वें प्रश्न पे पहुँच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे तो तुरंत आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती हैं? नाक के द्वारा लेती हैं, त्वचा के द्वारा लेती हैं, गिल के द्वारा, मुँह के द्वारा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे। अब देखिए मुंह के द्वारा और नाक के द्वारा, ठीक है, और यहाँ पे मुंह के द्वारा
और यहाँ पे त्वचा के द्वारा, ठीक है। हम अभी बताएंगे यहाँ पे इसके फैक्ट बताएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर पहले आप लोग बता दीजिए, देखते हैं किसका राइट आंसर आता है, फिर इसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दो वर्ग में बांटेंगे, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे मनुष्य रखेंगे, दूसरे में मेढक को रखेंगे, ठीक है। मेढक और मनुष्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मुंह के द्वारा मनुष्य भी लेता है और नाक के द्वारा मनुष्य लेता है, ठीक है। अब मेढक की बात करें तो मेढक त्वचे के द्वारा भी लेता है और यहाँ पे देखिए मुंह के द्वारा, यानी जो उसके मुंह होता है मुख के द्वारा वो भी लेता है, ठीक है। त्वचा और मुख के द्वारा। और यहाँ पे अब बचता है हमारा मछली के लिए तो गिल यानी गड़फड़े के द्वारा लेती है, ठीक है। गलफले के द्वारा हमारी मछलियाँ जो होती हैं सांस लेती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे गिल तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न पे, देखते हैं 28वां। तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, वैसे देख लेते हैं आप लोगों को पता है इसके बारे में कि नहीं पता है तो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 28वां हमारा क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है। यहाँ पे सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम पूछ रहा है, क्या है, हाथी है, डॉल्फिन है, मनुष्य है या फिर यहाँ पे व्हेल है, ठीक है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए, ठीक है। फिर इसके बारे में हम कुछ फैक्ट आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है, ठीक है। इसने ये नहीं रखा है कि जलीय या फिर यहाँ पे उभय, ठीक है। उभयचर या जलीय या फिर जो नभचर कोई नहीं रखा है यहाँ पे, बस ये पूछा है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला करा है कि हाथी है हमारा, दूसरा डॉल्फिन, तीसरा मनुष्य, चौथा करा है कि व्हेल, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे देखिए, जल्दी से आप लोग पहले कमेंट करिए फिर इसके बाद हम बता रहे हैं, ठीक है। कमेंट करिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, व्हेल के, ठीक है। व्हेल, ब्लू व्हेल, ठीक है। ब्लू व्हेल के द्वारा ही यहाँ पे क्या होता है, हमारा राइट आंसर जो आएगा 28वें का हमारा चौथा जाएगा, ठीक है। जान लेते हैं अब इसके बारे में क्या है, इसकी विशेषता क्या है। ये धरती का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव व्हेल मछली है, ठीक है। ये धरती की सबसे बड़ी मछली जो है व्हेल है, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोगों को और बता दें, इसका नाम ही बस मछली है, मछली के जीव में रखा गया है, लेकिन ये धरती की सबसे बड़ी स्तनधारी प्राणी इसे कहा जाता है, ठीक है। प्राणी इसे बस मछली की संज्ञा दे दी गई है, ठीक है, कि ये मछली है, ठीक है। ये जल में रहती है इसलिए इसको मछली का नाम दे दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा ये विश्व की या फिर धरती की सबसे बड़ी ये स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। क्या है, प्राणी है, ठीक है। ये प्रश्न में अगर पूछ दिया जाए कि प्राणी कौन सी है सबसे बड़ी स्तनधारी, तो आप लोगों को कहेंगे कि यहाँ पे व्हेल है, ठीक है। तो एक जानकारी आप लोगों को मिल ही गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 29वें प्रश्न पे देख लेते हैं क्या। और हाँ, एक प्रश्न और भी था, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसे छोड़ के नहीं जा सकते, इसकी जानकारी बहुत ही ज़रा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाथी की कहा गया है, तो हाथी जो होती है, ये हाथी के दो स्तन होते हैं। कितने स्तन होते हैं, दो स्तन होते हैं, ठीक है। वो भी कहाँ होती हैं, अगली टांगों के बीच में होती हैं। कहाँ होती हैं, अगली टांगों के बीच में होती है, ठीक है। अगली टांगों के बीच में दो स्तन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे डॉल्फिन की बात कर रहे हैं, तो डॉल्फिन अपने मस्तिष्क का 20% बुद्धि का प्रयोग करती है। कितने परसेंट बुद्धि का प्रयोग करती है, 20%। इसके ही द्वारा जो डॉल्फिन होती है अपनी जो बिना बोले ही एक मछली दूसरे डॉल्फिन को एक डॉल्फिन संकेत देकर बुला लेती है, ठीक है। तो और मनुष्य कितना प्रयोग प्रतिशत भाग करता है प्रयोग अपने मस्तिष्क का, तो 12% करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए 29वें प्रश्न में पहुँचते हैं, देखते हैं 29वां क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, ईमू है, कीवी है, हर्मिंग बर्ड है या फिर गौरैया। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए, ये टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये टेट में पूछा जा चुका है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप लोग कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन सी है। पहला है यूम, दूसरा है कीवी, तीसरा है हर्मिंग बर्ड, चौथा है यहाँ पे गौरैया। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, जल्दी से बताइए, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तीसरे के साथ जाएगा हर्मिंग बर्ड की। और ये खासियत और भी बता देते हैं, ये जो होती है सबसे छोटी पक्षी तो होती है, छोटी पक्षी होने के कारण ये पीछे की तरफ से उड़ती है। किस तरफ से उड़ती है, पीछे की तरफ से उड़ती है, ठीक है। ये पीछे की तरफ हर्मिंग बर्ड जो होती है, कौन सी ऐसी पक्षी है जो पीछे की तरफ से उड़ती है, तो हर्मिंग बर्ड, ठीक है। कभी देखिएगा अगर नज़र आ जाए, ठीक है, तो हर्मिंग बर्ड जो होती है पीछे की तरफ से उड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न पे, देखिए 30वां और अंतिम प्रश्न है, और देखते हैं इसे कितने लोग सही करते हैं, और इसका आंसर आप ही लोगों को देना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जितने लोग कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर देंगे, और अगली क्लास में उनके नाम और उनके सही उत्तर बताए जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। और टॉप
टॉप चैट में देने के बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। कशेरू जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कशेरुक जंतु का सबसे सर्वाधिक कठोर भाग होता है, यहाँ पे इनेमल होता है, दांत होता है, जांग और हड्डियां होती, कलाई और हड्डी होती है। ठीक है, तो कशेरू जंतु की शरीर की सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कौन सा होता है? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देंगे और जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी तुरंत बाद आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे और उसकी अगली क्लास जब चलाई जाएगी तो आप लोगों के नाम के साथ आप लोगों के उत्तर, कितने लोगों के उत्तर सही होते हैं उससे बताया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, आज के जो टॉप 13 प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो एक बार नोट बनाते चलिएगा और पीडीएफ जल्दी ही टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा और जल्दी ही आप लोगों को पर्यावरण के मैराथन क्लास मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोग नोट बनाते पहले से बता दें कि उसमें आप लोग काफ़ी पेन लेके बैठ जाइएगा और उसमें से जितने भी फैक्ट रहेंगे उसे आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास के लिए इजाज़त दीजिए और अपना अच्छा से ख्याल रखिए।